नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर केवी सिंह आपको एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अम्बे ग्लोबल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आईटीआई का एग्जाम 15 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, 15 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और तैयारी करना नितांत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबर ला करके और अपना परसेंटेज अच्छा करना चाहते हैं ताकि आपको रेलवे का अप्रेंटिस मिल सके और आप अपनी नौकरी सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि जो लड़के अप्रेंटिस कर चुके होते हैं रेलवे से उनके लिए 20% सीट ग्रुप डी में रिजर्व है। तो अगर आप पूर्ण रूप में तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर से जाकर के अम्बे ग्लोबल एकेडमी टाइप कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आईटीआई सेकंड ईयर के हैं तो सेकंड ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, इलेक्ट्रीशियन के हैं तो इलेक्ट्रीशियन का सब्सक्रिप्शन लीजिए, फिटर का है तो फिटर का सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो उसी क्रम में मैं आज एक चैप्टर सॉल्व करने जा रहा हूं और ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी है। इस चैप्टर में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर लेंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, ना केवल आपके आईटीआई का एग्जाम, बल्कि आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बार का हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, नालको हो गया, इंडालको हो गया, इसरो हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, कोई भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है मैं पहले भी इसको करवा चुका हूं। इसमें से 3 क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन रेलवे ने भी अपना अभी जो एलपी का पेपर बी हुआ था सीबीटी 2 में उसमें पूछा हुआ है। तो चलिए इसको, इस पर्टिकुलर टॉपिक को ठीक से करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक अलग तरीके से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, आशा है आपको पसंद आएगा। प्लस आज पूरी तरह से क्लास को देखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा, ज्यादा फिर बाद में दिमाग में जोड़ देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐप ले लिया है और उसमें ये टेस्ट डाला हुआ है, आप इसको देखने के बाद में फिर से एक बार टेस्ट दीजिए और देखिए कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो ये जो सुरक्षा चिन्ह आप देख रहे हैं ये नहीं दिया रहेगा, जिसको मैं हटक ले रहा हूं, ये इस तरह का चिन्ह दिया हुआ रहेगा। ये कौन सा चिन्ह है, तो वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, प्रोहिबिशन साइन, इंफॉर्मेशन साइन। हिंदी में चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये जो चिन्ह है वो क्या बताते हैं। चेतावनी चिन्ह क्या बताता है, वो चेतावनी देता है कि आगे खतरा है, ठीक है, आगे खतरा है, चेतावनी चिन्ह बताता है। और मैंडेटरी चिन्ह क्या बताता है, खतरा बिल्कुल बहुत जबरदस्त खतरा है, इसलिए आप पहले से उसके लिए सुरक्षा उपकरण जो है उसको अपनाना जरूरी है। तो वो आवश्यक चिन्ह जो होता है वो बताता है। तीसरा निषेधात्मक चिन्ह, किसी काम को करने से मना करता है, क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो खतरा हो सकता है, वो निषेधात्मक चिन्ह बोलते हैं। चौथा है इंफॉर्मेशन साइन या सूचनात्मक चिन्ह, ये केवल बताता है, सूचना देता है कि यहाँ पे है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये 4 चिन्ह दिया हुआ है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो चिन्ह है वो है सूचनात्मक, इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह है। ये किसी का चिन्ह है, हॉस्पिटल का है या फर्स्ट एड का है, फर्स्ट एड पे लगा रहता है, इसका बॉक्स पे लगा रहता है, इसका मतलब फर्स्ट दवा से संबंधित जो चीजें हैं इसमें है। या फिर आप रोड साइड में देखेंगे तो रोड साइड में कौन से कलर में होता है, ग्रीन कलर पे व्हाइट का पट्टी बना रहता है, ये देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगुलर एक साइन देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर से बॉर्डर बनाया हुआ है और बीच में कुछ साइन दिया हुआ है। ये क्या है, ये चेतावनी चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह है। ये क्या है, मैंडेटरी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है। वो क्या रहेगा, आवश्यक चिन्ह, इसका बैकग्राउंड क्या होगा, नीला होगा और जो चित्र बनाया रहेगा किसी से बनाया रहेगा, व्हाइट से। तो नीले बैकग्राउंड से व्हाइट पे चित्र बनाया रहेगा और राउंड रहेगा, तो वो कौन सा चिन्ह होता है, आवश्यक चिन्ह होता है। इसका मतलब ये करके ही जाना है, जहां जिस जगह पे ये चिन्ह लगा हुआ है और इस तरह से चिन्ह बनाया है, इसका मतलब आपको सेफ्टी बेल्ट लगा करके ही काम करना है, ठीक है। हेलमेट, अगर यहाँ पे हेलमेट लगाया हुआ चित्र रहेगा तो हेलमेट लगा करके ही जाना है, आवश्यक है, ठीक है। तीसरा है ये प्रोहिबिटरी, मना करता है। मना करने का मतलब ये है कि आप यहाँ मत मुड़िए, खतरा हो सकता है या नियम है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं निषेधात्मक, निषेधक, निषेधक या निषेधात्मक चिन्ह बोलते हैं। आप देखते होंगे रोड साइड में लगा रहता है, अगर मुड़ना नहीं है आपको,
यहाँ पे भाई नहीं मुड़ रहा है, इस तरह से रोड पे चिन्ह दिया हुआ है, तो लाल रंग का बॉर्डर होता है, क्रॉस किया रहता है और काला रंग से चित्र बना रहता है। ये क्या हो गया निषेधात्मक, और ये क्या हो गया ग्रीन बेस होता है और ऊपर व्हाइट कलर से जो भी फिगर बनाया रहेगा, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये वार्निंग साइन हो गया, वार्निंग देता है कि ये मत कीजिए, ये कर करके उस साइड पे जाना है, ये जो है ना मना करता है नहीं करना है, और ये क्या देता है सूचना देता है। तो इस तरह से 4 साइन होते हैं, तो अलग अलग जो है ना साइन को पहचानना होता है। तो ये क्वेश्चन आता है रेलवे वगैरह में क्या करेगा कि कोई ये साइन दे देगा, बहुत सारा साइन है, चेतावनी चिन्ह है या आवश्यक चिन्ह है, पूछेगा ये कौन सा चीज है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको याद हो गया कि अगर वार्निंग साइंस है तो येलो बैकग्राउंड पे पीछे का जो पश्च भाग होगा वो क्या होगा पीला होगा, उस पर काला रंग का ट्रायंगुलर बनाया होगा त्रिकोण, और बीच में फिगर बनाया रहेगा। जो अब मैंडेटरी है उसपे नीला रंग का गोला रहता है, नीला रंग का पश्च भाग होता है, मतलब बैकग्राउंड कलर होता है, और ऊपर क्या होता है व्हाइट मतलब उजला कलर से चित्र बनाया रहता है। जो निषेधात्मक है उसमें क्या होता है एक सर्किल बनाया रहता है, एक डायगोनल खींचा रहता है, विकर्ण खींचा रहता है, और उसमें चित्र बनाया रहता है क्या नहीं करना है, और ये क्या है सूचनात्मक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, अग्नि शमन में स्मूथरिंग का क्या अर्थ है। तो जब भी आग हम लोग बुझाते हैं तो आग बुझाने के 3 तरीके होते हैं, आग बुझाने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, एक होता है स्मूथरिंग, स्मूथरिंग, दूसरा होता है स्टारवेशन, और तीसरा होता है कूलिंग। तो स्मूथरिंग क्या होता है कि स्मूथरिंग जो है ना स्मूथरिंग वो ऑक्सीजन को अलग कर देता है। स्मूथरिंग में हम लोग क्या कर देंगे ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। तो आग में को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग जलेगा नहीं। आपको पता है आग कैसे लगती है, आग 3 चीजों के मिलने से लगती है। क्या क्या, इंजन, ऑक्सीजन और ईंधन, ऑक्सीजन और हीट, हीट तीनों चीज मिल करके क्या करता है आग लगती है। तो किसी एक को अलग कर देंगे तो आग बुझ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्मूथरिंग का मतलब ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, और स्टारवेशन का मतलब फ्यूल सोर्स को अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आग लगी हुई है, लकड़ी बहुत सारी पड़ी हुई है, आग लगी हुई है, तो जितना आग लगा हुआ है उसके उधर जिधर आग नहीं लगी उधर के लकड़ी को हम लोग अलग कर देंगे, तो आग धीरे धीरे फैलते फैलते क्या होगा फिर उसको ईंधन मिलेगा ही नहीं, तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगा। जो भी ईंधन है उसको अलग कर दिए, तो ईंधन के अलग करते हैं उसको बोलते हैं स्टारवेशन, और जो ऑक्सीजन को अलग करने के आग बुझाते हैं उसको बोलते हैं स्मूथरिंग। तो जनरली कॉमन सी बात है कि जब फ्यूल में आग लगता है या फिर पेट्रोलियम पदार्थ उसमें आग लगता है तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, फोम अग्निशामक यूज करते हैं। तो फोम क्या करेगा ना कि चारों तरफ से आग को ढक लेगा, ऐसे ऐसे ढक लेगा तो ऑक्सीजन का अंदर सप्लाई नहीं होगा, आग बुझ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मूथरिंग। तो स्मूथरिंग में क्या होता है, स्मूथरिंग में क्या होता है आप क्या किसका अलग कर रहे हैं ऑक्सीजन को अलग कर करके अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर करके अगर हम लोग आग को बुझाते हैं उसको बोलते हैं स्मूथरिंग। दूसरा क्या मैंने बताया स्टारवेशन, स्टारवेशन में क्या हम लोग अलग करते हैं ईंधन को अलग करते हैं, आगे मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे। और तीसरा होता है कूलिंग, कूलिंग में क्या है उसको ठंडा कर दो, जो गर्म है हीट है उसको कम कर दो। पानी इसलिए डालते हैं, जो क्लास ए टाइप का फायर है ठोस फायर है, जो ठोस में आग लगता है सॉलिड में फायर होता है उस पर क्या करते हैं पानी लेकर डालते हैं, पानी डालने से क्या होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और आग बुझ जाती है, उसको इस प्रोसेस को बोलते हैं कूलिंग। तो 3 तरीके हैं, याद रखिएगा एग्जाम में आता है। पहला क्या होगा स्टारवेशन, दूसरा क्या है स्मूथरिंग, तीसरा क्या है कूलिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप आईटीआई में तो यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप एलपी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कुछ किसी नवरत्न मिनी नवरत्न कंपनी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट है विच इज फिजिकल हैजर्ड्स, हैजर्ड्स क्या है वैसी कंडीशन है जो कि खतरे में बदल सकता है, हैजर्ड्स वैसी कंडीशन जो खतरे में बदल सकता है। अब यहाँ पे पेट्रोल रखा हुआ है, कोई सिगरेट पी रहा है तो ये हैजर्ड हो गया, क्योंकि ऐसे जगह पे पेट्रोल रखा है जहाँ के लोग सिगरेट पीते हैं या फिर आग है, तो वहां पे क्या हो सकता है खतरा हो सकता है, तो ये इसको बोलते हैं हैजर्ड्स। हैजर्ड्स भौतिक हानि क्या है, हानि जिसको बोलते हैं। तो फिजिकल हैजर्ड्स कौन सा है, इसमें फिजिकल हैजर्ड कौन सा है स्मोकिंग, स्मोकिंग हेल्थ हैजर्ड से, अगर स्मोकिंग कीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, लंग्स खराब होगा, इसलिए हेल्थ हैजर्ड से स्वास्थ्य हानि है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कंपन ये हो जाएगा फिजिकल हानि, फिजिकल हानि यही है वाइब्रेशन, ठीक है। कोरोसिव क्षरण क्या हो गया केमिकल, केमिकल हैजर्ड्स हो गया, और रेडियो एक्टिव क्या है ये भी केमिकल हैजर्ड्स हो गया, ठीक है। तो रासायनिक क्षति हो गया, ये भी रासायनिक क्षति हो गया, ये क्या हो गया
शारीरिक क्षति हो गया, हेल्थ हैजर्ड्स हो गया, स्वास्थ्य हानि हो गया। तो ये वाइब्रेशन जो है वो क्या है, आपका सही आंसर क्या है, वाइब्रेशन है। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो अग्निरोधक को अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले कैसे करेंगे, 1 मिनट में आ रहा हूं, कमिंग, मैं अग्निरोधक लेकर के आ रहा हूं। ये रहा आपका अग्निरोधक, आप देख सकते हैं ये अग्निरोधक है। इसको ऑपरेट करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले हम इसमें जो पिन है उसको निकालेंगे। ठीक है, पिन निकाल करके क्या करेंगे, एम करेंगे, और उसके बाद ये जो हैंडल, ये जो प्लंजर है उसको हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे, इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पिन निकालेंगे, उसके बाद इसको एम करेंगे, होज को एम करेंगे, और उसके बाद इसको दबाएंगे। दबाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर के साथ इसमें से पानी निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, सही प्रोसेस क्या होगा, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पुल खींचो, क्या खींचो, पिन खींचो, क्या खींचो, पिन खींचो, पिन को खींचना है, फिर एम करना है, फिर क्या करना है, दबाना है, और फिर घुमाना है। तो हैंडल दबा करके उसको क्या करेंगे, स्वीप करेंगे। तो पुल, एम, स्क्वीज एंड देन स्वीप, ये आंसर सही है। ठीक है, पुल खींचो, क्या खींचो, पिन खींचना है, हैंडल लॉक रहता है ना, तो कोई भी आया हैंडल से उठा दिया, बस पता चला फायर एक्सटिंग्विशर आपका ऑपरेट हो गया। इसलिए उसमें पिन लगा रहा था, सबसे पहले पिन खींचना, उसके बाद क्या करना है, पिन खींचने के बाद एम करना है, होज को एम करना है, उसके बाद दबाना है, फिर स्क्वीज करना है, स्क्वीज का मतलब ऐसे घुमाना है, घुमा करके जहां जहां आग है वहां पे उसको क्या करना है, डालना है। ठीक है, तो ये आंसर होगा कौन सा, खींचना, निशाना लगाना, खींच करके निकालने के बाद फिर निशाना लगा लेंगे, उसके बाद दबाएंगे, दबाना, और उसके बाद में घुमाना, उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? ये एग्जाम में आया था, रेलवे के पेपर बी में, सीबीटी 2 के पेपर बी में आया था। ये नहीं पूछा था कि कौन सा चरण क्या दिखाता, उसमें सिंपल पूछा था कि 5S कंसेप्ट क्या है, 5S कंसेप्ट किससे संबंधित है। तो 5S कंसेप्ट जो है, हम जिस जहां पे काम करते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, वहां पे किस ढंग से हम चीजों को सजाते हैं, किस ढंग से उसको सॉर्ट करते हैं, किस ढंग से अरेंज करते हैं, और किस ढंग से हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं 5S। 5S का मतलब 5 बार एस लिखेंगे और उसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग क्या क्या है। तो पहला एस मतलब शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब चुनिए, अलग अलग कीजिए। मान लीजिए कि यहाँ बहुत सारा टूल्स पड़ा हुआ है, तो उसमें प्लायर को अलग चुन लिए, कटर को अलग चुन लिए, हैमर को अलग चुन लिए, ठीक है, टेस्टर को अलग चुन लिए। उसके बाद सेट इन ऑर्डर, उसको ऑर्डर में रखना है। अब आप जब खोजिएगा तो मिलेगा कैसे, जब ऑर्डर में रखिएगा। चलिए हम एक अल्फाबेटिकल कुछ प्रोसेस फॉलो कर लिए, या फिर बड़ा पहले रखें, छोटा फिर बाद में रखें, इस तरह से फॉलो कर लिए। तो कुछ ना कुछ ऑर्डर में हम लोग सेट करेंगे। तीसरा है साइन, साइन का मतलब साफ करना, वो गंदा उंदा होगा तो उसको प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, साफ करके वहां पे रखेंगे। तीसरा स्टैंडर्डाइज, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस हम डेवलप करेंगे कि इस तरह से काम करना है, इस तरह से रखना है। मान लीजिए टूल्स को यूज किया, कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा। तीसरा सस्टेन, सस्टेन का मतलब इसको मेंटेन करेंगे। कोई दूसरा कोई भी काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, जो प्रोसेस बनाया है उसी तरह से मेंटेन करना है, तो इसको सस्टेनिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं 5S। तो जिस इन्वायरमेंट में हम लोग काम करते हैं, उस एनवायरमेंट में किस तरह से काम करना है, चीजों को कैसे रखना है, क्या मानक हम लोग तय करेंगे। स्टैंडर्ड मतलब, स्टैंडर्डाइज मतलब मानक तय करना, मानकीकरण। और सस्टेन मतलब किस तरह से उसको हम लोग मेंटेन करेंगे, आगे सेल्फ डिसिप्लिन कैसे दिखाएंगे। तो ये 5S है, क्या है, सेट इन ऑर्डर, सॉरी शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। 5S का मतलब यही हुआ। तो इसमें कौन, ये चरण है, ये पहला चरण है, ये कौन सा चरण है, फर्स्ट। ये कौन सा चरण है, सेकेंड। ये कौन सा चरण है, ये कौन सा चरण है, थर्ड। ये कौन सा चरण है, थर्ड। ये सेकेंड है, ये थर्ड, ये है फोर्थ, और ये है 5। कितने चरण है, 5। चरण मतलब स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये है स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा चरण में आ रहा है, चौथे चरण में।
तो इसमें चतुर्थ चरण जो होगा दैट विल बी स्टैंडर्डाइजेशन, चतुर्थ चरण हो गया। 5S कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। 5S कंसेप्ट समझ में आ गया, रेलवे में भी आया था और ITA के जब एग्जाम होता है तो एक क्वेश्चन आता है, चरण ही पूछता है कि जैसे पूछ लेगा शॉर्ट कौन सा चरण है, सेट इन ऑर्डर कौन सा चरण है, साइन कौन सा चरण है, स्टैंडर्डाइज कौन सा चरण है, सस्टेन कौन सा चरण है। लेकिन इस क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज्यादा है, इस क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज्यादा है, इसलिए आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। चौथा चरण, नेक्स्ट, Which plier is for making wire hooks and loops? कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। लूप का मतलब हो गया ऐसे 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 इस तरह से गोला जो बना रहे हैं ना, वही लूप को बोलते हैं। हुक का मतलब होता है ऐसे हुक, मछली देखते हैं ना मारते हैं तो उसमें हुक बना रहता है, हुक बोलते हैं उसको, ठीक है। या फिर आप देखते हैं कि सामान को उठाने के लिए वो इस तरह से कुछ रहता है सामान उठाने वाले के पास, उसको हुक बोलते हैं। तो तार का हम लोग का हुक बनाना है, तार मतलब पतला होगा ना, वो तो स्टील वगैरह का बना होता है, मोटा होता है, इसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तार का जो हुक है, तार का अगर हुक बनाना है और लूप बनाना है तो इसके लिए कौन सा प्लायर यूज करेंगे, प्लायर समझ रहे हैं ना, कौन सा प्लायर यूज करेंगे। तो जनरली कॉम्बिनेशन प्लायर हम लोग जानते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर के बाद और भी बहुत सारे प्लायर्स हैं। अब ऐसे जगह पे जहाँ की संकीर्ण जगह है, वहां आपका उंगली नहीं पहुंच रहा, या फिर कॉम्बिनेशन प्लायर तो मोटा होता है, वो नहीं जाएगा, तो वैसे जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वैसे जगह पे हम लोग यूज करेंगे लॉन्ग नोज प्लायर। क्या यूज करेंगे, लॉन्ग नोज प्लायर। लेकिन लॉन्ग नोज प्लायर हम लोग यूज करेंगे, लेकिन तार के हुक और लूप बनाना है तो हम लोग कौन सा क्या यूज करेंगे, राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। आप देख सकते हैं ये कौन सा प्लायर है, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर, आपको पता होगा, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। ये कौन सा प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा काम कर सकते हैं, इससे चीजों को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन ये मोटा है, मोटा होता है, तो कहीं संकीर्ण जगह है वहां पे ये इसका मुंह नहीं घुसेगा, तो हम लोग लॉन्ग नोज, ये देखिए कितना लंबा नोज है ना, ऐसे लंबा नोज है, तो इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर हुक वगैरह बनाना है तो ये राउंड नोज प्लायर यूज करते हैं, देख सकते हैं ये कौन सा प्लायर यूज करते हैं, राउंड नोज प्लायर यूज करते हैं। ये गोला है, गोला 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 है, इसमें कोई टीथ वगैरह नहीं है, जैसे इसमें टीथ है ना, देख सकते हैं ना यहाँ पे टीथ है, इसमें टीथ नहीं है, गोला रहेगा। तो उसको तार को क्या करेंगे, ऐसे 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 ऐंठ सकते हैं, ऐंठ करके बना सकते हैं। तो याद रखना है कि लूप, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, राउंड नोज प्लायर, ठीक है। देखिए लॉन्ग नोज प्लायर भी है, लॉन्ग नोज प्लायर नहीं होगा इसका, राउंड नोज प्लायर होगा, क्योंकि लॉन्ग नोज और राउंड नोज में क्या अंतर है, मैंने दिखाया है, इसका टीथ होगा, इसमें टीथ नहीं होगा, ये सीधा गोला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर, पिंसर क्या होता है, पिंसर के कहाँ यूज करते हैं, पिंसर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। पिंसर का उपयोग जो है नेल्स को लकड़ी में से कांटे निकालने के लिए होता है, लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालने के लिए होता है। और ये है पिंसर की फोटो, ये मैंने डाला हुआ है, ये नहीं रहेगा एग्जाम में, फोटो नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। ये है पिंसर, इसका किस लिए उपयोग होता है, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड्स, लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालने के लिए, कील को निकालना है, कैसे निकालेंगे, उसके लिए पिंसर यूज करते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं प्लायर से निकालेंगे, प्लायर पकड़ेगा ही नहीं, हेड जो होता है गोला होता है, प्लायर से प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, सड़क पर सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ फिगर दिया रहता है, तो वो उन चीजों को करना है, ये मैंडेटरी साइन है, ये क्या है, मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह है। आवश्यक चिन्ह ये रोड साइड सेफ्टी है, रोड साइड सेफ्टी में इस तरह का हेक्सागोनल रहता है, नहीं तो मैंने क्या बताया था, मैंडेटरी साइन के लिए ये इस तरह से रहता है गोला, और बैकग्राउंड क्या रहता है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है मैंडेटरी साइन का, आवश्यक चिन्ह का बैकग्राउंड क्या सब कौन सा होता है, नीला, ब्लू या फिर नीला होता है, ठीक है। और इसपे जो भी फिगर बना रहता है, जो भी फिगर बना है वो कौन से कलर से होगा, ये होगा उजला कलर से, उजला या फिर व्हाइट कलर से, ठीक है, व्हाइट कलर से होगा। तो ये जनरल कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इस तरह का साइन लगाते हैं, लेकिन रोड साइड पे इस तरह का साइन लगाते हैं, तो ये मैंडेटरी साइन या फिर आवश्यक चिन्ह होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया इंफॉर्मेटरी साइन कैसा होता है, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड कलर होगा, पश्चिमाग होगा, उसमें व्हाइट कलर से साइन ये लगा रहेगा। निषेधात्मक मैंने बताया, गोला रहता है, उस पर लाल रंग का
सर्किल रहता है, उसमें क्रॉस किया हुआ रहता है लाल रंग से, और बीच में चित्र बनाया हुआ रहता है। और कॉशनरी साइन का बताया ट्रायंगुलर होता है। बैकग्राउंड कलर क्या होता है? बैकग्राउंड कलर येलो होता है, उसमें काला रंग से त्रिभुज बनाया रहता है और त्रिभुज के बीच में फिगर बनाया रहता है जिसकी सूचना देता है। ठीक है, अब आ गया मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह। सचेतक का मतलब क्या हो गया? इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस। वार्निंग साइन जो होता है वो सचेतक चिन्ह के पश्च भाग में क्या होता है? बैकग्राउंड, पश्च भाग का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होगा? तो मैंने बताया ना आपको कि जो भी वार्निंग साइंस है, वार्निंग साइंस है, बैकग्राउंड कलर क्या बताया था? येलो। क्या बताया था? येलो। देख सकते हैं, ये वो बताया था, ये वार्निंग साइंस है, ये मैंडेटरी साइंस है, ये निषेधात्मक, ये क्या है? वार्निंग साइंस सचेतक चिन्ह, ये क्या है? आवश्यक चिन्ह, ये क्या हो? निषेधात्मक, और ये क्या? सूचनात्मक। तो जो वार्निंग साइंस है उसमें बैकग्राउंड कलर कैसा है? पश्चिम भाग में कलर कैसा है? पीला है, तो इसका आंसर होगा पीला। और यहीं पे आवश्यक चिन्ह रहता है तो बैकग्राउंड कलर क्या होता है? नीला। और यहीं पे निषेधात्मक अगर हो रहता, प्रोहिबिटेड रहता, तो बैकग्राउंड कलर क्या होता? बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। ठीक है, और अगर सूचनात्मक रहता तो बैकग्राउंड कलर क्या होता है? ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है। ये याद रखना है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? विद्युत उपकरण में, काफी इंपॉर्टेंट है। किसमें? विद्युत उपकरण में। हेलोन टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत टाइप के जो आग लगती है, जहां पे बिजली का आग लगता है, वहां पे हम लोग हेलन टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ठीक है, CO2 भी यूज करते हैं, या फिर ड्राई केमिकल पाउडर DCP यूज करते हैं। तो यहाँ पे हेलन टाइप दिया हुआ, तो हेलन टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको याद रखना है। झाग प्रकार किसमें लगाते हैं? फोम टाइप में, टाइप B फायर पे, जैसे कि पेट्रोलियम में आग लग गया, ठीक है, वहां पे हम लोग फोम टाइप यूज करेंगे। स्टोर्ड प्रेशर टाइप और गैस कार्टेज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, आगे मिलेगा आपको। अब वेस्ट डिस्पोजल में आ जाते हैं। वेस्ट, अवशिष्ट, अपशिष्ट निपटान, अवशिष्ट निपटान, वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट का मतलब क्या हो गया? जो चीजें खराब हो गई, जिसको हम लोग खराब मानते हैं। खराब चीजें क्या होती है? जो घर से झाड़ू देकर के निकालते हैं, जो घर बना रहे हैं उसमें जो भी गंदगी वगैरह गिरता है वो वेस्ट हो गया ना, उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं बाहर। तो इसी तरह से सब कूड़ा हम लोग बाहर फेंकते रहेंगे तो क्या होगा? जगह जगह कूड़ा ही कूड़ा होगा। तो उसका निष्पादन जरूरी है, उसको प्रॉपर तरीके से निष्पादित करना पड़ेगा, वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा एरिया, वातावरण साफ रह सकता है। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, ये सारी विधियां हैं, 4 ही नहीं है, 7-8 विधि, 4 ये दिया होगा। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में क्या होता है? रिसाइकलिंग आप देख रहे हैं, रिसाइकलिंग का मतलब पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब ये हो गया कि कोई प्लास्टिक है, खरीदते थे, चलता है ना, पहले सुन पापड़ी के लिए, या फिर लोहा, लोहा दे तो सुन पापड़ी देता था। लोहा होता है, प्लास्टिक होता है, हम लोग क्या करते हैं? वो खरीदने वाला होता है कबाड़ी वाला, उसको बेच देते हैं। तो जब हम बेचते हैं तो वो लेकर क्या करता है? वो फिर से फैक्ट्री बेचता है, वहां गल करके फिर से सामान बन जाता है। इसी को बोलते हैं रिसाइकलिंग। कंपोस्टिंग, खाद डालना, जैसे आपके घर में जानवर है, वो वेस्ट निकालते हैं, गोबर निकलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसे खाद बनाकर खेतों में डाल देते हैं। कंपोस्टिंग हो गया। सब्जियां हैं, सड़ी गली चीजें हैं, उसको खेतों में डाल देते हैं, उसे खाद बन जाता है। ठीक है, इंसिनरेशन, भस्मीकरण, क्या करते हैं? आग लगा देते हैं, आग लगा करके वॉल्यूम को कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। बहुत ज्यादा कूड़ा आग लगा दिए, निपट करके छोटा हो गया। ठीक है, वेस्ट कंपैक्शन, वेस्ट अपशिष्ट संघनन, क्या करेंगे? बहुत ज्यादा है वहां पे कोई भारी चीज है, उसको दबा देंगे, क्या होगा? बहुत ज्यादा वेस्ट है, वो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वो क्या हो गया? अपशिष्ट संघनन। अब बोल रहा है कि वो कौन सी अपशिष्ट निष्पादन निपटान विधि है जो कि गर्मी पैदा करती है? नेचुरली भस्मीकरण है, इसमें जलाते हैं, इंसिनरेशन होगा आंसर। याद रखिएगा, गर्मी पैदा कर रही है तो क्या होगा? भस्मीकरण। सिंपल है, वैसे भी आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया था? धुआं से। तो धुआं से बचना है तो नाक ढकिएगा ना, नाक ढकिएगा। नाक ढकने के लिए क्या होता है? मास्क होता है, तो ये इसमें नोज मास्क हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन आया था दूसरे तरीके से अभी रेलवे में, उसमें क्या किया था? पेयर दे दिया था। पेयर दे दिया था, किस तरह से पेयर दिया था? जैसे दिया था कान के लिए,
कान के लिए दे दिया हेलमेट, ईयर हेलमेट, ठीक है। हाथ के लिए दे दिया गोगल्स, नाक के लिए दे दिया मास्क, और किसी एक के लिए और दिया था। नाक के लिए मास्क सही है, बोला था कौन सा सही है। आसान सा क्वेश्चन, आराम से आप बना देंगे। पीपीई क्या होता है? व्हाट इज पीपीई? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत क्या है? सुरक्षा उपकरण है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई को बोलते हैं। तो जहां भी हम काम करते हैं वहां पे हमारे शरीरों की रक्षा बहुत जरूरी होती है। हाथ है, सर है, आंख है, नाक है, मुंह है, बॉडी है, पैर है, इनकी सुरक्षा जरूरी है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, हम अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी अंग भंग हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो बनाए गए हैं उसका उपयोग करते हैं। काम करते समय उनका उपयोग करना आवश्यक होता है, उसी को हम लोग पीपीई बोलते हैं। ठीक है, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हिंदी में बोलते हैं, और सॉरी इंग्लिश बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत का मतलब अपना, व्यक्ति का, सुरक्षा उपकरण, मतलब वैसा उपकरण जो उसकी सुरक्षा करे, उसके अंगों की सुरक्षा करे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीस? ये स्टैंडर्डाइजेशन करता है एक संस्था है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि स्टैंडर्ड मानकीकरण करता है। तो ये क्वेश्चंस काफी बार आ चुका है आईटीआई में, और बाकी सब एग्जामों में भी आ चुका है। बार्क में आ चुका है, इसरो में आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से याद रखेंगे। अभी कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान से नहीं पढ़िएगा। बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, BIS इंडिया का है। ये स्टैंडर्ड किसका है? इंडिया का है। तो इसका फुल फॉर्म होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हिच मेथड इज यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव हेवी लोड्स? भारी भार को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग होता है? बहुत भारी भार है, उसको उठाना भी है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। कैसे ले जाइएगा? क्रेन चाहिए ना? क्रेन चाहिए कि नहीं? तो क्रेन और स्लिंग जो होगा आंसर होगा, ये क्रेन एंड स्लिंग, ध्यान रखिएगा। बाकी ये विंच है, विंच नीचे लगा करके उस पर जो ठेलते हैं विंच बोलते हैं। लेयर्स और रोलर्स होते हैं, इसी तरह का होता है। मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म्स नहीं, ये होगा क्रेन्स एंड स्लिंग्स होगा, क्योंकि उठाना भी है, भारी भार को क्या करना है? उठाना है, फिर स्थानांतरित करना। तो उठाने के लिए क्रेन चाहिए, ये तो पता ही है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? मैंने जस्ट आपको बताया था स्टार्विंग क्या होता है। स्टार्विंग क्या होता है मैंने बताया था। तो स्मूदरिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन को अलग करके। और स्टार्विंग में क्या होता है? ईंधन को अलग करके। तो अग्नि से ईंधन, एडिंग फ्यूल टू द फायर, अग्नि में ईंधन मिलाना। यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना। ये नहीं है, ये गलत लिखा है। यहां पे होगा जल का उपयोग करके तापमान कम करना है। इनफैक्ट टाइपिंग में गलत हो गया है, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा जल का उपयोग करके तापमान कम करना, क्योंकि यूजिंग वाटर टू कूल फायर, इसका ट्रांसलेशन होगा जल का उपयोग करके तापमान कम करना। और यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा अग्नि से ईंधन को अलग करना, अग्नि से ईंधन को अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, अग्नि से ईंधन को अलग करना। ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टार्विंग। तो आग बुझाने के 3 तरीके मैंने बताया था, स्मूदरिंग बताया था, स्टार्विंग बताया था, कूलिंग बताया था। तो जल का उपयोग करके तापमान कम करना कूलिंग है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कूलिंग हो गया। और स्टार्विंग क्या होगा? ये हो गया रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, अग्नि से ईंधन को अलग करना। समझ में आ गया? अग्नि से ईंधन का उपयोग करके अलग करना बोलते हैं स्टार्विंग। और स्मूदरिंग क्या बोलते हैं? अग्नि से ऑक्सीजन को अलग करके आग बुझाना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टार्विंग और स्मूथरिंग में अंतर है ना। स्मूथरिंग इस तरह से होता है, तो वो है ना, वो इसलिए ऑक्सीजन को अलग करना, याद रखने के लिए बोल रहा हूं, ऑक्सीजन को अलग करना होगा। ठीक है, ऑक्सीजन को अलग करना होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पीपीई? आप देख सकते हैं, आपको पता है जनरली जो वेल्डिंग करता है वो इसका यूज करता है। तो ये है हैंड स्क्रीन। क्या है? चेहरे का कवच नहीं है, सर का कवच नहीं है, नाक का कवच भी नहीं है, ये हैंड स्क्रीन है। हाथ में से लेकर के वेल्डिंग वाला वेल्डिंग करता है, हैंड स्क्रीन हो गया। ये भी आपके आईटीआई में आया हुआ है, कई बार पूछा है। आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट निष्पादन विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? ऊर्जा कौन सी बचाती है बहुत ज्यादा?
लैंडफिल, जमीन को भर दिए, ये भी एक तरीका है ना, मैं बताया ना बहुत सारा तरीका है। जो कूड़ा निकलता है उसको, उसके निष्पादन की विधि जो है वेस्ट डिस्पोजल मेथड है। अपशिष्ट कूड़ा को क्या बोलता है? अपशिष्ट। अपशिष्ट निपटान विधि जो है उसके बहुत सारे मेथड्स है। उसमें लैंडफिल, जमीन भी भर देते हैं। आप जाएंगे ना उधर सलेमपुर रोड में, कूड़ा से ही पुल के आगे कूड़ा से ही पूरा भर दिया है, रोड का जो चार्ट था पूरा भर गया। अभी जो है बक्सर वाले रूट में भी थोड़ा सा आगे बड़गांव पुल से आगे बढ़िएगा तब भी वहां पे भी पूरा भरा जाएगा। तो ये एक मेथड है जिससे कि हम अपशिष्ट को निपटा सकते हैं। जो कूड़ा है उसको प्रॉपर जगह पे हम उसकी निपटान कर सकते हैं। तो लैंडफिल भी उसमें से एक है। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग मैंने बता दिया, इंसेंटेशन भस्मीकरण बता दिया, कंपोस्टिंग बता दिया, खाद बनाना। तो इसमें जो बहुत सारी ऊर्जा बताती है वो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग क्या होता है मैंने बताया ना, कोई सामान है उसको फिर से गलाकर फिर बना लेते हैं। जैसे लोहा हो गया, और क्या हुआ, लोहा के अलावा प्लास्टिक आइटम्स हो गया, उनसे भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, तो जो अगर खराब भी हो गया तो उसको फिर से गला करके फिर उन चीजों को बना देते हैं, उसी को रिसाइकलिंग बोलते हैं। तो बताइए लोहा बनाने में कितना ऊर्जा लगती है। पहले पहाड़ तोड़ो, फिर उसको पीसो, पीस करके उसमें से लोहा निकालो, लोहा का जो अवयव होता है उसको निकालो, निकाल कर फिर गर्म करो, फिर अलग करो, फिर जाकर लोहा बन, बहुत लंबा प्रोसेस है। और रिसाइकलिंग में क्या होगा, लोहा जो खरीद करके कबाड़ से जा रहा है उसको क्या कर रहे हैं, फिर से भट्टी में डालकर गड़ा दिया, उसको क्लीन कर दिया केमिकल डाल करके, और फिर से सामान बना दिया। ठीक है, उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। तो रिसाइकलिंग में क्या होता है कि बहुत सारी ऊर्जा बचती है। आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं इसकी छाती और पेट में चोट हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीपीआर, सीपीआर, सीपीआर कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। देखिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, श्वास कृत्रिम श्वसन। क्या होता है कि जब रोगी की सांस रुकने लगती है तो उसके सांस को जिंदा रखना बहुत जरूरी होता है, सांस को चालू रखना जरूरी है, नहीं तो मर जाएगा। सांस को जिंदा रखने, सांस को चालू रखने के लिए क्या करना पड़ता है, कृत्रिम रूप से उसको श्वसन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या सीपीआर, सीपीआर देते हैं। ठीक है, तो कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक बार एग्जाम में आया हुआ है फुल फॉर्म सीपीआर का क्या होता है। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, सीपीआर। सीपीआर का मतलब ये हुआ कि जो सांस रुक रही है सांस को चालू करना, कृत्रिम तरीके से, अपने तरीके से सांस को चालू करना। ठीक है, तो रोगी बीमार है, उसको शॉक लगा है, गिर गया है, चोट लगी है, उसकी सांसें रुक रही है, हार्ट फेल हो गया, तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, आपको सीपीआर देना है, कृत्रिम तरीके से श्वास को चालू करना है। तो ये कौन सी मेथड्स अच्छा है, जिसमें छाती और पेट में चोट है, छाती और पेट में चोट है तो कौन सा विधि यूज करेंगे, सेफर्स विधि यूज करेंगे कि माउथ टू माउथ मेथड यूज करेंगे, मुंह से मुंह, मतलब उसके मुंह में मुंह डाल करके सांस लेना है, सांस देंगे, उसका जो लक्स है फूकेंगे मुंह में जोर से, लक्स उसका फूलेगा, फिर उसको क्या करेंगे, दबाएंगे, फिर उसका हवा निकालेंगे, फिर फूकेंगे। तो इस तरह से माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन देते हैं। माउथ टू नोज मेथड्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नेल्सन आर्म लिफ्ट मेथड। तो तीन मेथड्स है जो हम यूज करते हैं, सेफर्स, मुंह से मुंह विधि, नेल्सन, एक और जनरल मेथड सीपीआर की जो कि चेस्ट पे, सीधा चेस्ट पे देते हैं। तो वो हम लोग देंगे नहीं क्योंकि उसके छाती और पेट में चोट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है सेफर्स मेथड ये है, उल्टा लेटा करके एक हाथ को टेढ़ा किया हुआ, दूसरे हाथ को इसके चेहरे को उसके इस हाथ पे रख दिया मोड़ करके, और यहां से प्रेशर दे रहा है, यहाँ प्रेशर दे रहा है, कम प्रेशर देगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इधर होते जाएगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा, हाथ को स्ट्रेंथ, हाथ यहाँ पे मुड़ा हुआ है, ठीक है, वापस जा रहा है, फिर सीधा प्रेशर देगा। लेकिन क्या ये इस विधि को हम लोग यूज कर सकते हैं जिसके पेट और छाती में चोट है? नहीं, सेफर्स विधि को यूज नहीं कर सकते। दूसरा है होल्गर नेल्सन मेथड्स, ये फॉर एडल्ट्स। तो ये देखिए इस मेथड में क्या है कि छाती और पेट में चोट है, पेट और छाती में चोट है, तो इसमें हम लोग हाथ जो होता है ना, हाथ, उस हाथ को आगे पीछे करते हैं, ये हाथ है ना, उसको आगे पीछे कर करके और ऐसे लेटा करके, उल्टा लेटा करके हाथ को आगे पीछे करते हैं। ये मेथड कुल मिलाकर के चलेगा। तीसरा मेथड ये है सिल्वेस्टर मेथड,
इस मेथड्स को भी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ छाती पे हम लोग ला करके हाथ को दबाते हैं, छाती और पेट पे चोट है इसलिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या हो गया, मेथड क्या हो गया इसमें, सही मेथड्स क्या हो गया, आंसर क्या होगा, नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक मेथड। तो ये आया एग्जाम में, तो आप डाउट में पड़ जाते हो क्या बोलना है। और सीपीआर का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार के व्यवसायिक खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, व्यवसायिक खतरा संक्रमण होने का, संक्रमण पता है ना कैसे होता है, वायरस एंड बैक्टीरिया से होता है, वायरस एंड बैक्टीरिया से संक्रमण होता है। आप हम लोग बहुत बड़ा दौर झेल चुके हैं, किसका, कोरोना का, ठीक है। तो बायोलॉजिकल खतरा जो है इसमें व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। वो जो खतरा होता है वो क्या होता है, जैविक खतरा होता है। विद्युतीय नुकसान से आपको स्वास्थ्य खतरा क्या होगा, साइकोलॉजिकल से भी स्वास्थ्य खतरा नहीं है, फिजियोलॉजिकल से भी नहीं है। तो जो ये संक्रमण वाला बात आ रहा, संक्रमण वो किसे हो सकता है, बायोलॉजिकल हजार्ड बोलते हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है, जैविक खतरा। आगे बढ़े, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल्स, ये कौन सा टूल है, सेम पिंसर है, एक आया था ना कि पिंसर का क्या उपयोग करते हैं। तो ये इसका भी उपयोग हम लोग किस लिए करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड्स, लकड़ी से कीले निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। लकड़ी से कि गर्म पदार्थ को पकड़ने के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि गर्म पदार्थ को पकड़ने वाला जो होता है ना, तो इस तरह का मुंह होता है, देखे होंगे जो लोहार यूज करता है वो इस तरह का मुंह होता है, ठीक है, इस तरह का मुंह होता है, इस तरह का मुंह होता है, ठीक है, लंबा से इधर होता है। तो ये जो है पिंसर है, जिसे लकड़ी से कील निकालने के लिए होता है, क्लियर। ये जो इस तरह का अगर फिगर दे रहा है तब आप गर्म पदार्थ को पकड़ने के लिए लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। तारों को काटने और मोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लाई यूज करते हैं, ठीक है। और बोल्ट और नट को ढीला करना और कसने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पैनर्स, जिसको कि आप लोग रिंच बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, दिल का दौरा अगर है तो कैसे पहचान लीजिएगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द से मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, पेट में अधिक सूजन होगा और होठों के चारों ओर नीला रंग होगा। तो जो जिसको हार्ट अटैक आने वाला रहता है उसके होठ जो होते हैं, होठ के चारों तरफ नीला निशान पड़ जाता है, उससे हम लोग पहचानते हैं कि इसको दिल का दौरा पड़ा। जब दिल का दौरा पड़ेगा तो हमें क्या करना है, सीपीआर देना है। सीपीआर सबको देने आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सीपीआर सबको देने आना चाहिए, क्योंकि आपके आस पड़ोस में आप सुन रहे होंगे कि सो टहल रहा था, ठीक था, अचानक से मर गया। अचानक से जब उसको बीमार होता है उसमें आपको अगर सीपीआर नहीं दे रहे हैं, सांसें रुक रही, सीपीआर नहीं दे रहे हैं तो मरेगा ही, क्योंकि उसमें उसके पास टाइम नहीं होता है। हार्ट अटैक आएगा 15 मिनट के टाइम में, 15 मिनट में अगर आपने सीपीआर दे दिया तो हॉस्पिटल में एक बार चला गया, सीपीआर दे करके सांसें अगर रुकी रह गई तो वो बच जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग डर जाते हैं, सीपीआर नहीं देते हैं। हर एक बच्चे को ट्रेंड करना होना चाहिए, घर घर में हर एक बच्चे को, हर एक परिवार के हर एक मेंबर्स को सीपीआर देने में ट्रेंड होना चाहिए। इसके लिए मैंने अपना वीडियो बना रखा है, सीपीआर कैसे देना है, उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। अंबे ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो दिए हुए हैं, उसको आप अच्छी तरह से देखिए। सीपीआर, अब सीपीआर की बात करें तो आप देख सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है कि सीपीआर कैसे देते हैं, ठीक है। ये क्या है, इस औजार का नाम क्या है, तो इस औजार का नाम है, ये डायगोनल कटिंग प्लायर है, डायगोनल कटिंग प्लायर। वायर स्ट्रिपर किस लिए यूज होता है, वायर स्ट्रिपर, ये वायर स्ट्रिपर किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है तार के इंसुलेशन को हटाने के लिए, तार के इंसुलेशन को हटाने के लिए यूज होता है क्या, वायर स्ट्रिपर। क्रिम्पिंग टूल किस लिए यूज होता है, लग्स लगाने के लिए, लग्स लगाने के लिए। लग्स क्या होता है, आप देखे होंगे बैटरी के किनारे ऐसे ऐसे गोला गोला रहता है ना, जिसे हम लोग नट बोल्ट टाइट कर सके, इसको लगाते हैं ना तार में कि आराम से बोल्ट से वहां कसा जाए, कनेक्शन दे दे। तो लग्स को लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल की जरूरत होती है। ये कॉम्बिनेशन प्लायर पकड़ने के लिए होता है, लेकिन ये जो फिगर दिया हुआ है डायगोनल कटिंग प्लायर्स के लिए होता है। इस टूल्स को हम लोग यूज करते हैं कहां पर, मान लीजिए जैसे आर्मेचर के तार को काटना है, थोड़ा मोटा तार को काटना है, स्टील वायर को काटना है, वहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, इसीलिए बना ही होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइड, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है, बैकग्राउंड कलर इसका नीला है, नीला है। बैकग्राउंड कलर नीला है, जहां काला दिखाई दे रहा है वहां नीला है, तो ये कौन सा सुरक्षा चिन्ह होगा, मैंने बताया हुआ है, नीला जो बैकग्राउंड होगा
पक्षपात मिला होगा तो वो कौन सा साइन होगा, मैंडेटरी साइन होगा। कौन सा साइन होगा, आवश्यक चिन्ह होगा। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आगे बढ़े। वार्निंग साइन का मैंने बताया, ये उसका पक्षपात पीला होता है। प्रोहिबिशन साइन का मैंने बताया, और कि किस तरह का होता है, निषेधात्मक और सूचनात्मक भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, पीड़ित के रक्त बहाव रोकने के लिए क्या क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे ही खून निकलने लगता है, रक्त बहाव हो रहा है, तो उसको लिए कौन सा प्राथमिक चिकित्सा है, वो क्या करते हैं, लोग दबा के रखते हैं। आपका भी कहीं कट जाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम उसको दबा देते हैं। दबा के थोड़ा देर रखेंगे तो रक्त क्या बन जाता है, थक्का जम जाता है। जब थक्का जम जाता है तो फिर हम लोग धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो वैसे ही अगर रक्त का बहाव हो रहा है किसी पीड़ित का, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, रक्त बह रहा है, तो सबसे पहले अपना प्रेशर अप्लाई कर करके उसके खून को रोकना आवश्यक होता है। ठीक है। तो अप्लाई प्रेशर ओवर द इंज्योर्ड पर्सन, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What immediate action should be taken to rescue the victims if still in contact with the electrical power supply? पीड़ित को बचाने के लिए क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वो अभी विद्युत स्रोत के संपर्क में है। किसी को बिजली मारा हुआ है, उसने तार पकड़ लिया है, पंखा गया ठीक करने, उसमें करंट था, उसको पकड़ लिया है, तो आप क्या करेंगे उसमें, कैसे उसको हेल्प करेंगे। तो पहला है हाथों के द्वारा खींचे। अब जाइएगा पकड़ने के लिए, पता चला कि आप उसी आपको करंट पकड़ लेगा, बिजली मार देगा। ठीक है। आप भी इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा आपका भी। देखे है ना, सुने आपने कि एक को किसी को बिजली मारा था, उसको बचाने के लिए गया, 3-4 लोग उसी में मर गया। तो इसलिए कभी भी हाथों से, खुला हाथों से नहीं पकड़ना है। कपड़ा हाथ में लपेट करके या चप्पल से, हाथ जूते से इस तरह से खींचना होता है। तो आपको हाथों के द्वारा खींचे, धक्का नहीं दे, ये नहीं करना है। अपने प्रारंभिक विद्युत झटके के बारे में अपने प्राधिकारी को विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे। जब तक फोन कीजिएगा तब तक आएगा, तब तक उसका पता साफ हो जाएगा। ये भी नहीं करना है। तीसरा, किसी को उक्त व्यक्ति को बुलाने हेतु, छुड़ाने तो बुलाए, पता चला बिजली मारा है, दौड़ गए, अरे बुलाने के लिए आओ आओ, किसी बिजली मारा है, तब तक तो गया, मर जाएगा। ये भी नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, संयोगों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देंगे। तुरंत स्विच को ऑफ कर देंगे, मेन स्विच को बंद कर देंगे, मेन स्विच को बंद कर देंगे। सबसे पहला काम ये करना, मेन स्विच को बंद कर देंगे। ठीक है। एक बार हुआ था इस तरह से, हम लोग बैठे हुए थे अपने सोसाइटी में, एक लड़का बहुत जोर से चिल्लाने लगा, पानी पीने के लिए गया वाटर कूलर के पास, जो ठंडी में लगा रहता है ना कूलर, वाटर कूलर, उसमें गया पानी पीने। जैसे उसने छुआ उसको, उसको करंट मार दिया, तो वो जोर से चिल्लाया। हम लोग को समझ में भी नहीं आया क्या हुआ। तब तक वहीं पे गार्ड था, वो जा गया, दौड़ करके जा करके पैर से मारा उसको, जूते से उसको दूर फेंका। तो गार्ड का वहां पे क्या हुआ, उसका जो आईक्यू था वो हम लोगों से बेटर साबित हुआ। तो पता चल गया उसको इलेक्ट्रिसिटी पकड़ी है और हाथ से नहीं छूना है। तो उसने क्या किया, अपने जूते का यूज करके बच्चे को बचाया। ठीक है। तो होता है इस तरह से। आपको क्या करना है, तत्कालिक कदम क्या उठाना है। कभी भी किसी को अगर करंट पकड़ा है तो डायरेक्ट आप हाथ से न छुए, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन, इस सचेतक चिन्ह का नाम बताइए। तो आपको पता है ये जगह जगह लगा रहता है। ये इस तरह से जो लाइन खींचा, जेब्रा लाइन बोलते हैं। रोड पे जो रहता है ना, इसको कौन सा लाइन बोलते हैं, जेब्रा। जीके का पार्ट भी है जेब्रा लाइन, जेब्रा लाइन, जेब्रा लाइन बोलते हैं। ये पैदल पार होने के लिए बना रहता है। तो ये पेडेस्ट्रियन के लिए चिन्ह है, चिन्ह बनाया रहता है। इसके लिए पेडेस्ट्रियन, पैदल क्रॉसिंग है, पैदल क्रॉसिंग के लिए बनाया रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि पीड़ित व्यक्ति को सर में चोट लगती है और मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा क्या है, तो गोल्डन आवर्स क्या है उसके लिए, गोल्डन आवर्स क्या है। गोल्डन आवर्स का मतलब उसको सोना थोड़ा ना मिलना है। स्वर्णिम घंटा का मतलब उस घंटे में सोना नहीं मिलना है। इसका मतलब यह है कि वो कौन सा समय है जिसके अंदर उसको बचाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति को सर में चोट लग गया है तो उसको तुरंत अगर फर्स्ट एड मिलेगा, प्राथमिक उपचार मिलेगा या उपचार मिलेगा तो बच सकता है। कितनी देर के अंदर उसको कम से कम उपचार मिल जाना चाहिए, वो स्वर्णिम समय कौन सा है, वो बेस्ट समय कौन सा है जिसके अंदर उसको उपचार मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है, वो गोल्डन आवर्स बोलते हैं। स्वर्णिम समय, स्वर्णिम काल, स्वर्णिम घंटा वो है पहला 30 मिनट। कौन सा है, पहला 30 मिनट। कंफ्यूज मत होइएगा। आपको अगर नेट पे खोजिएगा तो कोई 45 मिनट लिखा है, कोई 60 मिनट लिखा है, कोई 15 मिनट, अलग अलग केस के लिए है। अगर सर में चोट लगी है तो फर्स्ट पहला 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
पहले आधे घंटे के अंदर उसको अगर ट्रीटमेंट वगैरह दे दिया जाएगा तो उससे बचने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पीड़ित की कौन सी अवस्था को कोमा कहा जाता है? तो बड़ा कॉमन वर्ड है, कोमा में चला गया, कोमा में चला गया। देखते हैं कोमा में क्या होता है। कोमा में आदमी पड़ा रहता है, आप संवेदनशील होकर के लेटा रहता है और आप कुछ भी बोलिए वो कुछ बोलेगा नहीं। तो कोमा की स्थिति क्या होती है? पूरी तरह से संवेदनशील होकर के लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना, ऐसा नहीं है बेहोश रहेगा बुलाने पर उत्तर नहीं देगा। होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर नहीं देगा। सांस लेने पर सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना। ऐसा तीनों तो है, लेकिन सबसे बड़े जो बेस्ट चॉइस है वो है पूरी तरह संवेदनशील होकर के लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर नहीं देना। ठीक है, तो ये एक चैप्टर था जिसमें कि 28-29 क्वेश्चन हमने करवाए हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर ITI का भी एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, प्रथम वर्ष का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसे 3 क्वेश्चन आपका श्योर हो जाएगा। आसान सा टॉपिक है, 28 क्वेश्चन देखे, 3 क्वेश्चन आ गया। रेलवे का LP का देने जा रहे हैं आप ट्रेड टेस्ट, 2 क्वेश्चन आ गया, कितना बढ़िया। 5S आ गया और PP से क्वेश्चन आ गया। तो बहुत ही आसानी से आप ITI में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और साथ में आपका कोई भी टेक्निकल तैयारी है, ट्रेड की तैयारी है, वो भी साथ में हो जाती है। तो आज इतना ही। फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम क्या, आपको नाम मैंने शुरू में बताया था, अंबे ग्लोबल एकेडमी। और अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, सारे जो चैप्टर वाइज टेस्ट दिए उनको करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, सारे वीडियो को देखना चाहते हैं, तो इमीडिएटली आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से अंबे ग्लोबल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको साइन इन कीजिए, अदर्स मेथड से साइन इन कर लीजिए। और साइन इन करने के बाद में अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए इलेक्ट्रीशियन का, अगर फीटर के हैं फीटर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, सेकंड ईयर के हैं सेकंड ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपने ट्रेड के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट बहुत ही कम है, केवल सर्वर कॉस्ट लिया जा रहा है और ये वो 1 सप्ताह के अंदर में फिर से रिवाइज भी हो जाएगा। जितना जल्दी कीजिएगा उतना ही आप फायदे में रहिएगा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से प्रस्तुत होंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।